रियल हीरो। मतदान है हर नागरिक का अधिकार। लोकतंत्र को मजबूत करना हो सबका विचार। इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाएं वोट देकर अपनी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान का छठे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, झारखंड और जम्मू कश्मीर की जनता का मन किस ओर, किस मुद्दे पर वोट और किस पर पड़ेगी चोट। छठे चरण की लोकसभा चुनाव पर ये महा कवरेज लेकर जनादेश 2024 के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं मुकुल शर्मा। शुक्रिया जया। और खासतौर से इस छठे चरण की अगर बात की जाए तो देश में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। ये इस चुनाव में खासतौर से आप बता दें, आज नवासी उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला तो करेगा ही, साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला होगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है। जनता के भरोसे पर वो कितना खरे उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी वोट लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं, और ये फैसला जनता करेगी, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उसी के हाथों होना है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम जनादेश की, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में 58 लोकसभा सीट पर मतदान जारी। उड़ीसा में 42 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग। चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ पर हर सुविधा मौजूद। तमाम दिग्गज नेता भी कर रहे हैं अपने अधिकार का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। करीब 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं के हाथ में है 889 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत। धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, संबित पात्रा, मनोज तिवारी, मनोहर लाल बांसुरी स्वराज, महबूबा मुफ्ती, अभय सिंह चौटाला और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद्दावर नेताओं के भाग्य का होगा फैसला। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी प्रचार में जुटी। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। विपक्ष के भ्रष्टाचार पर साधा निशाना, कहा बिना किसी कमाई के इन नेताओं के पास कहां से आती है इतनी अकूत दौलत। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और आज भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। लोकतंत्र के पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले से ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े हुए नजर आए। वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदाता अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने मन को भी टटोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी मतदाता कतार में लगे हुए दिखाई दिए। हरियाणा की 10 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की कतार नजर आ रही है। उड़ीसा में 42 विधानसभा सीट पर भी वोटिंग जारी है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। देश भर के 1.4 लाख मतदान केंद्रों पर करीब 11,40,000 मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं।
तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मतदाताओं का जो उत्साह है वो ना सिर्फ सुबह 7 बजे बल्कि उससे पहले से ही नज़र आ रहा है। जो लंबी कतारें हैं वो देखी जा सकती थी और फिलहाल की अगर बात की जाए तो करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। जो लंबी लंबी कतारें हैं वो नज़र आ रही हैं। आपको बता दें 58 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और ये महिलाओं की लंबी कतारें, साथ ही पुरुषों की, और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो भी लगातार अपने मत का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आए। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं, बहनों और बेटियों के साथ ही युवा वोटरों से मेरा विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये संदेश साझा किया और इससे पहले भी जो तमाम चरण थे उसमें भी हमने देखा था उन्होंने किस तरीके से मतदाताओं से अपील की थी कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहीं लोकतंत्र के महापर्व पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी छठे चरण के चुनाव के लिए मतदान करने की जनता से अपील की है। गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज जिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होने हैं वहाँ के मतदाता बहनों भाइयों से अपने विरासतों का पुनर्निर्माण करने वाली, हर वर्ग का कल्याण करने वाली और देश को वैश्विक सम्मान दिलाने वाली सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद से मुक्त सरकार बनाने के लिए दिया गया आपका एक एक मत न केवल भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगा बल्कि हर गरीब तक मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचाएगा। और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने छठे चरण के चुनाव में सभी पंजीकृत मतदाताओं, विशेषकर युवाओं से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मतदान हमारा अधिकार व कर्तव्य है। ये सुशासन, विकास और कल्याणकारी सरकार की स्थापना में अहम भूमिका निभाएगा। आपका हर वोट अराजकता, परिवारवाद, भ्रष्टाचार व तुष्टीकरण से मुक्त सरकार की स्थापना कर युवा, महिला, किसान और गरीब को सशक्त करेगा। पहले मतदान फिर जलपान। तो यहां तमाम दिग्गज नेताओं की तरफ से वोट अपील की जा रही है कि जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो लगातार जनता से हम भी यही अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, यानी अपने मताधिकार का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। जिन 58 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और वोटिंग के लिए वजह अगर खासतौर से हम बात करें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो भी अपना वोट डालने के लिए दिल्ली में साउथ एवेन्यू के अटल आदर्श विद्यालय पहुंचे और वहां अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। तो तमाम आम खास के लिए आज अपील की जा रही है कि वो अपने घरों से निकलें और वोट करें। कहीं कहीं मौसम साथ नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ बता दें कि चुनाव आयोग की ओर से तमाम जगहों पर, विभिन्न बूथों पर खास तौर पर तैयारियां की गई हैं। तो यहाँ पे साउथ एवेन्यू के अटल आदर्श विद्यालय में एस जयशंकर ने अपना वोट डाला और ये वो तस्वीरें हैं जो सभी को प्रेरित करेंगी कि आप भी अपने घर से निकलें और सुबह सुबह वोट कर लें, काम निपटा लें, फिर आगे अपने काम के लिए आगे बढ़ें। फिर और इसके साथ ही क्या कुछ कहते नजर आए, आइए वो भी सुन लेते हैं। वोट किए हैं तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है सब हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे।
तो किस तरीके से जो मतदाता हैं उनमें उत्साह और बढ़ सके, इसकी वानगी हमें यहाँ देखने को मिली। विदेश मंत्री जो कि सबसे पहले उन्होंने अपना वोट डाला और एक सर्टिफिकेट भी उन्होंने यहाँ दिखाया। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर ने भी करनाल में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। आपको बता दें, कांग्रेस ने इस सीट से दिव्यांशु बुद्धिराजा को मैदान में उतारा है। तो इनका सामना मनोहर लाल खट्टर से, जो कि करनाल में उन्होंने फिलहाल अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि फिलहाल बीजेपी की प्रत्याशी हैं करनाल सीट की अगर बात की जाए, और अपने क्षेत्र में इस बूथ पर उन्होंने वोट डाला। और इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें। तो बढ़ चढ़कर भाग ले इस छठे चरण की वोटिंग में, ये अपील तमाम लोग कर रहे हैं। और हम बात करें तो छठे चरण की वोटिंग में पहले नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने झंडेवालान माता मंदिर में प्रार्थना की। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और बांसुरी स्वराज यहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली में उनको इस बार भाजपा की ओर से अपनी दावा ठोकने का मौका दिया गया है। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज अपनी किस्मत आजमा रही हैं और आज सुबह सुबह उन्होंने सबसे पहले दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में जाकर देवी मां के दर्शन किए और इसके बाद अपना जो वोट है वो भी डाला। नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज, जो कि पहले मंदिर गई, उसके बाद अपने पिता के साथ जाकर उन्होंने मतदान किया। और मतदान के बाद आप देख सकते हैं बांसुरी स्वराज जो कि वहाँ पर जो सेल्फी कॉर्नर होता है वहाँ पे भी नजर आई, लोगों को एक तरीके से प्रेरित करने के लिए। और उन्होंने जनता से ये अपील भी की कि भारी संख्या में घरों से निकलकर अपने बहुमूल्य मताधिकार का प्रयोग करें। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की सुपुत्री हैं। तो सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, तमाम तरीके से प्रोत्साहन यहां पर दिया जा रहा है। चुनाव आयोग की ओर से खास तौर पर तैयारियां की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं, जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ताकि ये जो वोट परसेंटेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी लोकतंत्र के इस महापर्व में साफ तौर पर नजर आए। तो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने सुबह देवी के दर्शन करने के बाद अपना वोट भी कास्ट किया। बिल्कुल, और इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी हरियाणा की अंबाला कैंट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मिर्ज़ापुर के नारायणगढ़ जाकर मतदान किया। मिर्ज़ापुर के नारायणगढ़ हरियाणा की अंबाला कैंट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान जारी है और इसी में अपनी, हम कह सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नजर आए फिलहाल हरियाणा के सीएम। तो हरियाणा की जो सभी 10 लोकसभा सीटें हैं उस पर आज मतदान हो रहा है। इन्होंने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए वो भी सुन लेते हैं। इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए, इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेना चाहिए। मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को ये अपील करता हूं कि इस मजबूत लोकतंत्र के लिए, स्वस्थ राष्ट्र के लिए आप लोकतंत्र में हिस्सा लीजिए और अपना मतदान कीजिए। भारी संख्या के अंदर मतदान कीजिए। तो यहाँ हम सुन रहे थे हरियाणा के सीएम को। इसके साथ ही पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भी मतदान किया। उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 154 गांधी मेमोरियल स्कूल में अपना वोट डाला। तो दिल्ली की जो सभी 7 सीटें हैं उस पर आज वोटिंग की जा रही है। राजधानी दिल्ली में वोटिंग के लिए पूरी तैयारियां, खास तैयारियां की गई हैं और दिल्ली की जो सभी 7 सीटें हैं उन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। इन सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार हर आम और खास जो है वो इस चुनावी मतदान की अगर बात की जाए तो अपनी भागीदारी निभाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं।
और ख़ास तौर से हमारे जो संवाददाता हैं वो लगातार हमारे साथ अब जुड़ेंगे, बताएंगे हमको किस तरीके से ग्राउंड ज़ीरो पर किस तरह की तस्वीरें हैं जो है वो अब नज़र आ रही हैं 1 घंटे के बाद। और इसीलिए सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई है। यहाँ पर तमाम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश निशाना राजधानी दिल्ली से हैं, तो मुकेश हरियाणा रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह गिरिडीह झारखंड में मौजूद हैं और अश्विनी मिश्रा सुल्तानपुर में इस वक्त मौजूद हैं। आपको वहां की तस्वीरें दिखाने के लिए सीधे कि किस तरह से जिन तमाम क्षेत्रों में इस वक्त वोट की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जी, और इन सभी से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए जो आज छठे चरण का मतदान हो रहा है, कौन से राज्य हैं और कौन सी उसमें सीटें हैं, कितने मतदाता हैं जो कि तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे, आइए इस पर हम नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि खासतौर से जो छठा चरण है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले के जो 5 चरण थे उनमें भी हमने देखा था किस तरीके से जो मतदान है वो होता नजर आया था, लेकिन आज इस छठे चरण की जब हम बात कर रहे हैं जो कि 58 सीटें हैं इस छठे चरण में, वहाँ पे किस तरीके से मतदान होगा जो कि शुरू हो गया है, इस बारे में आपको और बेहतर ढंग से हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। DD न्यूज़ पर आप देख रहे हैं जनादेश 2024। बिल्कुल, और आइए जानते हैं कि छठे चरण में कितनी सीटों पर हो रहा है चुनाव और कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। तो कुल राज्य और अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो आज 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इस वक्त छठे चरण का मतदान प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा के छठे चरण के चुनाव में 58 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 49 सीट सामान्य और 7 सीट अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जाति पे है। तो यानी कि कुल सीट अगर हम बात करें मतदान की तो 58 सीटें हैं यहाँ पर। बिल्कुल, 58 सीटों में देखिए जो सामान्य जो हो कह रहे हैं 49 सीट हैं, SC आरक्षित सीट जो है वो 7 हैं और ST आरक्षित जो हैं वो 2 सीटें हैं। इस छठे चरण में 58 सीटों की अगर खास तौर से बात की जाए तो, और जैसा लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कैसे इसमें अगर उम्मीदवारों की हम बात करते हैं उससे पहले मतदाताओं की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कुल मतदाता जो हैं 11.13 करोड़, इसमें पुरुष मतदाता 5.84 करोड़, महिला मतदाता 5.29 करोड़, जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो भी 5120 जो कि अपनी जिम्मेदारी यहाँ निभाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही कुल उम्मीदवार जो हैं वो 889, जबकि इसमें पुरुष उम्मीदवार 793 और महिला उम्मीदवार जो हैं वो 96 हैं। बिल्कुल, तो लोकसभा चुनाव 2024 जिसके छठे चरण की मतदान की शुरुआत हो चुकी है और ये तमाम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं। अगर हम बात करें किन राज्यों में कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है, उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं हरियाणा की 10 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बिहार की बात करें तो 8 सीट और दिल्ली में 7 और उड़ीसा में 6 सीट पर इस वक्त वोट चल रहा है, जबकि झारखंड की 4 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट, जी हाँ, अनंतनाग राजौरी की अगर बात की जाए, ये वो सीटें जिन पर फिलहाल जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मतदाता जो हैं बढ़ चढ़कर इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और खासतौर से इन 58 सीटों में अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, जो 14 सीटें हैं उसमें कौन कौन सी हैं ये आपको बता दें, जिसमें इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बस्ती, भदोही, डुमरियागंज, जौनपुर और इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए उनमें लालगंज है, मछली शहर, फूलपुर, प्रतापगढ़, संत कबीरनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर। तो ये 14 सीटें उत्तर प्रदेश की जिन पर चुनाव हो रहा है। हरियाणा की अगर बात करें तो कुल 10 सीट, जिनमें अंबाला, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, साथ ही अगर बात की जाए करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा और सोनीपत। बिल्कुल, तो ये तमाम सीटें हैं। पश्चिम बंगाल पर नजर डाल लेते हैं। 8 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। बांकुड़ा, विष्णुपुर, झारग्राम, घाटल, ये पश्चिम बंगाल की सीटें हैं जिन पर वोट डाला जा रहा है। कांथी, मेदिनीपुर, पुरुलिया, तमलुक,
8 सीट जिन पर इस वक्त मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में छठे चरण का। वहीं बिहार की भी 8 सीटें जिन पर फिलहाल मतदान चल रहा है। गोपालगंज, महाराजगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो कि काफ़ी दिलचस्प और हम कह सकते हैं कि एक तरीके से चुनाव के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीटें। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए शिवहर की, सिवान, वैशाली और वाल्मीकि नगर, तो ये बिहार की वो 8 सीटें जिस पर मतदान प्रक्रिया चल रही है। और राजधानी दिल्ली जहाँ की 7 सीटें हैं, उनमें चांदनी चौक, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उसके साथ साथ अगर खासतौर से बात की जाए ना सिर्फ उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली। उड़ीसा की बात करें तो 6 सीटों पर चुनाव हो रहा है। भुवनेश्वर, कटक, ढेंकनाल, क्योंझार, संबलपुर, पुरी। और उड़ीसा में इस वक्त हम देखा ताबड़तोड़ रैलियां देखी। झारखंड में रांची, गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर 4 सीट पर यहां पर चुनाव की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। जम्मू और कश्मीर में 1 सीट, अनंतनाग, राजौरी में इस वक्त वोट डाला जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का छठा चरण ये, जिसमें इन सीटों पर लगातार जो मतदान है वो चल रहा है सुबह 7 बजे से ही। और खासतौर से जो मतदान की तस्वीरें हैं वो अब किस तरीके से आ रही हैं, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। इस पर जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे साथ जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले मुकेश, आपके पास आना चाहूँगा, किस तरह की तस्वीरें आपने, क्योंकि सुबह भी हमने देखा था लगातार जो मतदाता थे एक अलग उत्साह के साथ वो पहुँच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जब तक थोड़ा सा गर्मी कम है सुबह के समय तो जल्द से जल्द अपना मतदान करें। और अभी भी शायद हम कह सकते हैं उस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर। बिल्कुल मुकुल, अभी 1 घंटे का समय जो है बीत चुका है और मतदाता लगातार जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। काफ़ी मैंने अंदर जाकर के भी देखा, उत्साह था। दिव्यांग लोग, सीनियर सिटीजन, महिलाएं, फर्स्ट टाइम वोटर, मेल फीमेल तमाम कैंडिडेट जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं। देखिए सब लोग वोट करके आए, देखा ये भाई वोट करके आए हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं ये तमाम सीनियर सिटीजन्स जो हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं, वो अपने काम को सबसे पहले उन्होंने प्राथमिकता दी कि उनको वोट करना है, फिर उनको जलपान करना है। ऐसी तस्वीरें आपको आगे तक भी दिखाऊंगा। ये देखिए मेरे पीछे वो जो लाइन आप देख रहे हैं क्यों लगी हुई है, सर थोड़ा साइड होइए। तो भीम एक बार आप दिखाना, देखिए तस्वीरों में मुकुल अंदर तक लाइन है, अंदर तक भीड़ है और काफ़ी अच्छा जो है वो उत्साह देखने को मिल रहा है। यानी वोटर्स टर्न आउट हो रहे हैं, सेल्फी पॉइंट यहाँ लगाए गए हैं, इसी तरह से वोट कास्ट किए जा रहे हैं। लोग लगातार आ रहे हैं। मैंने अभी कुछ लोगों से बात करी क्योंकि यहाँ डिफरेंट बूथ हैं। ये स्कूल है, यहाँ का पुराना एक स्कूल है जहाँ पर खुद राव इंद्रजीत जी हैं, अभी कुछ देर में यहाँ पर वोट कास्ट करने आने वाले हैं। ऐसे में वो तमाम जो लोग हैं उससे पहले अपना वोट यहाँ कास्ट करके जा रहे हैं और एक अलग माहौल है यहाँ। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं और इस लोकतंत्र के पर्व को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों ने गेट को डिफरेंटली तिरंगे से सजा करके देश के प्रति अपना उत्साह दिखाने की कोशिश करी। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे वो यहाँ पर आ रहे थे, तो एक अलग माहौल है। और अगर आप जिससे बात करते हैं कि एक सुशासन की बात करते हैं, अगर हमारे नेशन को अगर स्ट्रांग बिल्ड करना है तो उसके लिए हर एक वोटर का वोट कास्ट करना जरूरी है। जिस तरह से हमने रैलियां देखी, तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने अपनी रैलियों में जो जान फूकी, उसका ये नतीजा है कि ये लोग यहाँ आ रहे हैं और बात करें। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आपने फर्स्ट टाइम आपने वोट किया, कितना बड़ा मौका है वोट करने का? बहुत अच्छा है सर, ये जर्नी बहुत अच्छा है ये। अच्छा, हमने तो वोट डाल दी हमने। बिल्कुल है, तो ये देखिए बहुत अच्छा है मुकुल, इसी तरह के रुझान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप कहाँ से आए और कैसे देखते हैं आज के दिन? मैं रामपुरा रेवाड़ी से आया हूँ और मैं फर्स्ट टाइम भी वोट की, क्यों मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, आज तक बूथ पर वोट नहीं डाल सका था। तो पहला मौका, सुनहरी मौका मिला है। और सनातन धर्म की जय, 4 धाम यात्रा हम करके आए हैं। इतनी सुविधा कर रखी है यात्रियों के लिए, बहुत ही बेहद ज़बरदस्त। और मैं अपनी पोती को भी साथ लाया, उसको भी दिखाया कि भी कैसे वोट करना आगे, ताकि वो भी सीख सके। भारत माता की जय। बिल्कुल, तो भारत माता की जय। सबको पता है वोट क्यों कास्ट करना। देखिए सीनियर सिटीजन्स लोग हैं जो जया मतलब दूर दूर से आए और ये बड़ा उत्साह दिखाता है। चाचा कितनी उम्र है आपकी? 84 साल जया सिन्हा। देखिए उम्र 84 साल, लेकिन जज्बा अभी भी अटूट, अविश्वसनीय। और जिस तरह से वोट कास्ट करके लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल मुकेश, काफ़ी सकारात्मक तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं। ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं ये युवा पीढ़ी को भी यहाँ पर प्रेरित करते नजर आएंगे। हमारे साथ अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं गिरिडीह झारखंड से। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, झारखंड की बात करें, दुर्गम पहाड़ियाँ, खनिज भंडार,
अगर हम बात करें किस तरह से छठे चरण की चुनाव की अगर हम बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे? आपके पीछे मैं देख सकती हूँ काफी कतारें लगती नजर आ रही हैं। बिल्कुल जी हाँ, देखिए ये झारखंड की खूबसूरती है। 2019 के चुनाव में भी हमने देखा और आज भी जो तस्वीर है वो मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि क्या तस्वीर बता रही है। महिलाओं की जो लंबी लाइन है वो आपको नजर आ रही है और सुबह 7 बजे से पहले से यहाँ पे लोग मौजूद थे, चाहे पुरुष मतदाता हो या महिला मतदाता हो। यहाँ पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर लगातार सुबह से जुट रहे हैं और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि धूप तपिश की वजह से दोपहर में जो लोग हैं वो कम निकलते हैं, लेकिन झारखंड की ये खूबसूरती है कि यहाँ पर आप दोपहर में भी देखेंगे तो मतदाताओं की जो संख्या है, जो कतार है वो और आपको और भी लंबी नजर आएगी। 100% मतदान का यहाँ के लोगों का कहना है कि हम 100% मतदान करेंगे और चुनाव आयोग की कोई ओर से जो मतदाता है यहाँ पर, जो तमाम मतदाता है उनके लिए जो तैयारियां की गई है उसके अलावा हर मतदान केंद्र के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उनको किसी तरीके की तकलीफ ना हो तो क्या दस्तावेज लेकर आ सकते हैं वो। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पासबुक, स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूनिक डिजेबिलिटी कार्ड, सरकारी पहचान पत्र, सर्विस पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, पासपोर्ट, स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है मतलब 13 तरह के दस्तावेज का वो उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है, खो गया है, तो ऐसा नहीं कि वो मतदान नहीं कर सकते। ये जो पूरी जानकारी है ये प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो है चुनाव आयोग की ओर से दी गई है। साथ साथ जो प्रत्याशी है, जो गिरिडीह जिस क्षेत्र पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां पर जो प्रत्याशी उनके चेहरे के साथ उनका क्या सिंबल है वो यहाँ पर दर्शाया गया है, किस पार्टी से है उनके बारे में जो है वो पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। किस तरीके से वोटिंग करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, वीवीपैट से बिल्कुल किसी भी तरह की ईवीएम में बटन कब दबाना है, आपकी उंगली पे निशान कब लगेगा, दस्तावेज, ये सारी जो सुविधाएं हैं जी जो मतदाता है जो कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको हर तरह का असिस्टेंस दिया गया, वो आगे तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था और झारखंड के मतदाताओं का उत्साह वो इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं। जाहिर तौर पर इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर सीट की अगर बात की जाए, अश्विनी आपसे जानना चाहेंगे वहां किस तरह का सूरत हाल है और ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। जी मुकुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की छठे चरण में 14 सीटों पर है चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से निष्पक्ष तरीके से मैं सुल्तानपुर जो एक बेहद प्रतिष्ठित सीट है मैं वहां पर हूं। सुल्तानपुर का ये सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। हम अपने कैमरा पर्सन मोर मुकुट शर्मा से कहेंगे कि आप दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ लोगों की कतारें लगी हुई हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग थोड़ा किनारे होंगे तो देख सकेंगे कि कतार किस तरीके से एक सजग सचेष्ट नागरिक के रूप में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह 7 बजे से लंबी लंबी कतारें यहाँ देखने को मिल रही हैं। सुल्तानपुर की अगर बात करें तो प्रतिष्ठित सीट इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन सभी सीटों में कि मेनका गांधी खुद यहां से चुनाव मैदान में है और सीधा सीधा अगर इन 14 सीटों पर बात करें तो मुकाबला सीधा एनडीए गठबंधन और इंडिया ब्लॉक का है। किसी भी तरीके की अगर बात करें, हम खुद मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे जो सुबह ही पहुंचे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। युवा हैं आप लोग, किन मुद्दों को मस्तिष्क में रखकर आ रहे हैं मतदान केंद्र पर? मुद्दा तो बाद में, पहले मतदान फिर जलपान, तो इसी को दिमाग में रख के सबसे पहले आ गए, सबसे पहले मतदान किया हमने और देश का विकास हो, देश को आगे बढ़ाना है तो ये सब चीज़ हमें करनी पड़ेगी, इससे पीछे नहीं हट सकते हम। विकास ही एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हम लोग सुबह से आकर वोट कर रहे हैं और सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जल्दी से आकर अपना वोट करें। लोगों से क्या अपील करेंगे? देख रहे हैं काफी भीड़ 7 बजे के पहले ही आ गई। लोग पहले से अधिक जागरूक दिख ही रहे हैं, अपील करने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। पीछे यही भीड़ देख रहे हैं आप। इस बार का मतदाता जो है बिल्कुल जागरूक है, एक सशक्त भारत के लिए वो मतदान करने के लिए आया हुआ है। माता जी, महिलाओं की हम देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद है, महिलाएं क्या दिमाग में रख के आ रही हैं? सुरक्षा, संरक्षा, विकास क्या दिमाग में है? सुरक्षा और विकास, अपने देश के भविष्य के अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग मतलब वोट डाल रहे हैं। क्या लोगों के मन में है कि जब बूथ पर लोग खींचे खींचे चले आ रहे हैं? इसमें राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की संरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि के लिए हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं पूरा। बस आप ये बताएं, बहुत सारे क्षेत्र के जो लोग हैं पूरे सुल्तानपुर में वोट पड़ रहा है, अपील करिए सबसे, पूरे देश में अपील करिए कि लोग घरों से ज्यादा निकले, पिछली बार से ज्यादा वोट कास्ट करें। हम लोग, मैं उमर बहादुर सिंह, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति का मंडल प्रभारी। जी आप। और मैं, हमारी टीम, सारे लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सचेष्ट है,
नागरिक लोग पहुंचे हुए हैं। जी, बिल्कुल और सबसे अश्विनी। बड़ी बात यह है कि 54.58% मतदान इन 14 सीटों पर रहा। 56% से ज्यादा मतदान सुल्तानपुर में हुआ है। चौथे पांचवें चरण में बढ़े हैं मत प्रतिशत। उम्मीद करेंगे मत प्रतिशत छठवें चरण में भी और बढ़ेगा। मुकुल, बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत अच्छी हुई है और उम्मीद यही करते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा ये जो कतारें हैं, लोगों की भीड़ है, वो भी बढ़ती नजर आएगी। राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, सभी की निगाहें हैं राजधानी दिल्ली पर। सबसे पहले इस वक्त जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वोटिंग की रफ्तार इस वक्त आप तस्वीरें हमें दिखाना चाहेंगे, और खास तौर पर लगातार ये बात हो रही है जो बढ़ता पारा, अभी कल परसों तक तो 47 डिग्री तक छू रहा था तापमान राजधानी दिल्ली में, वो कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना असर दिखाएगा अपना? देखिए जया, दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगातार मैं देख रहा हूं कि जो मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के इस पर्व में वो कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने वोट डाल के आ रहे हैं। लोगों में एक अलग उत्साह का माहौल है पूरी तरह से। सर, क्या कहेंगे, कितना जरूरी है वोट डालना? वोट डालना बहुत जरूरी है। ये 5 साल में एक बार ही आता है। हम अपने मत का प्रयोग 5 साल में एक बार कर पाते हैं, तो अगर इसमें भी हम वोट डालने ना आए तो ये देश हित में नहीं है, मैं कहूँगा। ज्यादातर महिलाएं सुबह के समय में ब्रेकफास्ट बनाने लगती हैं, लेकिन आप वोटिंग करने आई हैं, क्या कहें? बिल्कुल जी, वोटिंग हमारा अधिकार है, इसलिए हम वोटिंग करने आए हैं। बाद में नाश्ता वगैरह बनेगा, सब कुछ होगा काम। ये थोड़ी है काम नहीं करेंगे, घर के सारे काम करेंगे, सारा दिन पड़ा हुआ है। पहले जो हमारा अधिकार है हम वही काम करेंगे ना, वोट देने आए इसलिए। आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? काफी युवा निकलते नहीं है, बाहर घूमने चले जाते हैं। सर, जिन्होंने हमारे यहाँ काम किया है, अगर हम उन्हें आगे बढ़ के सपोर्ट नहीं करेंगे तो ना हमारा देश विकास करेगा, और फिर हम उनको बाद में बुरा बोलते हैं कि इन्होंने हमारे लिए काम नहीं करा। जब हम अपना ही योगदान नहीं देंगे तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो हमारे लिए काम करें। तो देखा जया, किस तरह से युवा जो मतदाता हैं वो भी बहुत जागरूक हैं। तमाम उम्र के जो मतदाता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी उत्साह का माहौल इस समय पूरी दिल्ली के अंदर इसी तरह से हाल है। सुबह 7 बजे से लोग अपनी अपनी लाइनों में लग गए थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कब उनका मौका मिलेगा और वो वोट डालेंगे। और वोट डालकर ज़्यादातर लोग अपने घर भी जा चुके हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तापमान पिछले कुछ दिनों में ज़्यादा बना हुआ है, 44-45 के पार चल रहा है। ऐसे में लोग ज़्यादा समझदारी दिखाते हुए सुबह के समय में ही वोटिंग करना चाहते हैं ताकि वो आगे पूरे दिन फ्री हो सकें। लेकिन इस समय पूरी दिल्ली के अंदर करीब 1.5 घंटा हो चुका है मतदान को शुरू हुए। लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी कतारें काफी केंद्रों पर देखने को मिल रही है। और दिल्ली के अंदर आज 162 उम्मीदवार हैं जो 7 लोकसभा सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दिल्ली के 1,52,01,936 मतदाता उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद भी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर काफी अच्छी तस्वीर गिरीश, हमारे संवाददाता, युवा वोटर भी है और हर उम्र के जो मतदाता हैं वो इस वक्त निकल कर आ रहे हैं अपने घरों से बाहर। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं इस वक्त, और साथ ही साथ जुड़ चुके हैं हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मदन मोहन जैड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार है और साथ ही डॉक्टर सुधीर सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश 2024 में जुड़ने के लिए। लेकिन बिल्कुल, तो ये हमारे साथ देखिए खास पैनल जो है वो भी जुड़ चुका है और साथ ही हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, वो ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट हमें बता रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है मतदान को लेकर। आगे भी आपको हम बताएंगे क्या स्थिति है, लेकिन उससे पहले यहाँ प्रोग्राम छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं जनादेश 2024। लगातार इस वक्त छठे चरण के चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं
और हमारे संवाददाताओं के साथ साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। आइए उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर सुधीर सिंह, पॉलिटिकल एनालिसिस इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह, किस तरह से देखते हैं, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, छठे चरण के लिए इस वक्त मतदान जारी है यहाँ पर, और जो तस्वीरें सुबह से सामने आ रही हैं, जिस मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए इस वक्त तमाम दिग्गज नेताओं ने इतना पसीना बहा है, इतनी अग्रेसिव कैंपेनिंग हुई है, क्या लग रहा है, क्या वो जो भीड़ निकल कर आई थी रैलीज में, वो इस वक्त यहाँ पर कतारों में तब्दील होती नजर आ रही है? देखिए, मौसम काफ़ी कठिन है, लेकिन चौथे और पांचवें जो फेज थे उसमें हम देख रहे हैं कि पीछे के फेजों से काफ़ी अच्छा मतदान हो रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फेज में मतदान अच्छा होगा। जैसे कि झारखंड में हमने देखा भीड़ काफ़ी थी, बंगाल में ट्रेडिशनली वोट ज़्यादा पड़ता है, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। जैसे जैसे पूर्वांचल में मतदान अंदर जा रहा है तो प्रतिशत बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो छठा ये फेज है इसमें मतदान अच्छा होना चाहिए। जो 2019 का जो भी आंकड़ा है उस आंकड़े को छूना चाहिए या उसको क्रॉस करना चाहिए। चलिए, बिल्कुल यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत है उसमें इजाफा हो। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग तस्वीर आ रही हैं, एक तस्वीर और आपको हम दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहाँ मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने। का फैसला होने जा रहा है और 1,52,00,000 से ज्यादा वोटर्स डिसाइड करेंगे इन उम्मीदवारों का फैसला जब दिल्ली वोट करेगी। दिल्ली में वो इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और हम इस वक्त दिल्ली के एक ऐसी पोलिंग स्टेशन में करीब ऐसे 13,600 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे लोग आ रहे हैं। सुबह का माहौल है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कम लोग आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं, सुबह सुबह आके देना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत अहम होगा बीजेपी और जो इंडिया अलायंस दोनों के लिए। बीजेपी ने 2014-2019 में दिल्ली में क्लीन स्वीप किया था और वही इंडिया अलायंस जो कि कांग्रेस और आपका एक गठबंधन है, पिछले 2 बार से अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे हैं। इस बार उन्होंने अलायंस किया है, कांग्रेस 3 सीटों में, आप 4 सीटों में। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस इलेक्शन में वो अपना खाता खोलने में ऐसा कामयाब हो पाते हैं कि नहीं। क्या प्रसन्न कुमार दत्ता के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। बिल्कुल, तो काफी रोचक मुकाबला है तमाम सीटों पर। और आपको बता दें कि बीजेडी नेता वीके पांड्यन ने छठे चरण और उड़ीसा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए भुवनेश्वर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इस दौरान उनकी पत्नी सुजाता कार्तिकेयन ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो देश भर से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर नेता अभिनेता आम और खास निकल रहे हैं अपने घर से वोट करने के लिए, और आपसे भी अपील कर रहे हैं कि अगर आपके क्षेत्र में आज वोट हो रहा है तो तुरंत जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट है बेहद ज़रूरी। बिल्कुल, बहुत कीमती। और साथ ही साथ जब इस तरीके से मतदान केंद्र पर हम कहते हैं कि जो खास लोग हैं वो पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक संदेश भी होता है कि आप भी अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, वोट डाल के आइए। और लगातार अपील भी हम आपसे कर रहे हैं कि पहले मतदान और फिर जलपान, क्योंकि 7 बजे से कुछ ऐसी ही तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। और वहीं पूर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसद गौतम गंभीर की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी नई दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय में अपना वोट डाला। मतदान के बाद गौतम गंभीर ने लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील भी की। तो पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने मतदान किया और लोगों से अपील की कि वो ज़रूर अपना वोट दें। जी, और इस बीच मुख्य चुनावी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। स्ट्रॉन्ग राष्ट्र की रचना हो सके और एक अच्छी सरकार केंद्र में स्थापित हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पर अपील करते हुए लोगों से कि वो ज़रूर वोट करें, एक अपने देश के बेहतर भविष्य के लिए, एक मजबूत राष्ट्र के लिए। जी बिल्कुल, और खासतौर से हम यहाँ बात कर रहे थे कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ना चाहिए। मदन मोहन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, क्योंकि अगर जब हम 2019 की बात करते हैं तो करीब 64% से अधिक जो मतदान है इन 58 सीटों पर तब दर्ज किया गया था। और कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें तो बीजेपी का जो पलड़ा है या एक मजबूत स्थिति जो है वो बीजेपी की नज़र आती है। लेकिन क्या इस बार जो पिछला मतदान प्रतिशत था उससे ज़्यादा मतदान हो पाएगा?
जिस प्रकार का ट्रेंड पिछले चरणों में दिख रहा है, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि पिछली बार से कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन इस बीच जो बड़े पैमाने पर प्रयास हुए हैं पहले और दूसरे चरण के बाद, उससे मतदान में लगातार बढ़ोतरी का ट्रेंड एक दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि पिछली बार जैसा नहीं, तो 1-2% कम ज़्यादा रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं माना जाता। कभी 2% ज़्यादा हो या 2% कम हो, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे गर्मी की पहले चर्चा हुई, गर्मी एक बड़ा फैक्टर है। मतदान का दिन कौन सा है, ये एक बड़ा फैक्टर है कि आप वो शनिवार को होता है या मंडे को होता है। अगर वो वीकेंड पे होता है तो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर हो जाते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें ये देखना होगा कि पिछले 5 सालों में जो मतदाता सूचियाँ हैं वो प्रॉपर अपडेट हुई हैं या नहीं हुई। अगर जो 5 साल पहले मतदाता सूची थी उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग हैं, उनका निधन हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माइग्रेट कर जाते हैं, कहीं दूसरी को चले जाते हैं या काम की वजह से वापस नहीं आ पाते हैं, तो उनका नाम अगर इसी मतदाता सूची में चल रहा है तो वो निश्चित रूप से आपका वोटिंग परसेंटेज को कम करेगा। तो मुझे लगता है कि जो एक मतदाता सूचियों को लगातार अपडेट करने का काम है और इसे बहुत आसानी से, जैसे आज हम आधार कार्ड है वो उसको अपडेट करने की प्रक्रिया इतनी आसान है कि कहीं भी आदमी आज दिल्ली से मुंबई जाता है तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद जैसे नया एड्रेस मिलता है तुरंत अपने आधार का ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। क्या मतदाता सूची का अपडेट करने का प्रोसेस भी इतना ही आसान बना दिया है कि क्या हम एक मतदाता अगर दिल्ली से कहीं दूसरे शहर में जाता है, अगर वहाँ पर वो चाहता है कि वो वोट अपना वहीं पर करे अगली बार जब चुनाव हो, क्या वो प्रोसेस कितना अगर आसानी से हो जाता है, तो मुझे लगता है कि इसका भी बड़ा फ़ायदा आगे जो मतदान के प्रतिशत में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर मतदान 60% से ऊपर रहता है, 60 से 65 के बीच में रहता है या 60 से 70 के बीच में रहता है, मुझे लगता है कि एक ठीक ठाक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति ये नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्थिति बेहतर है और यही उम्मीद की जा रही है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़ता नजर आएगा और इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी तरह से यहाँ पर वोटर्स पर है, यानी कि आम जनता पर है, यानी कि आप पर है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र मिश्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये जो पारा है तापमान का वो बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। किस तरह से आप तस्वीरें दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम उत्तर प्रदेश की जो पूरी 14 सीटें हैं उन पर आज वोट डाला जा रहा है। आप किस तरह से आजमगढ़ की अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें आप साझा करेंगे? आजमगढ़ में भी इस वक्त काफ़ी रोचक जंग देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर्स की और तैयारियों की। बिल्कुल जया, मतदान प्रतिशत की बात हम दोपहर बाद करें तो ज़्यादा तब हमारे पास आंकड़े होंगे। हम इस वक्त तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन है सौरभ शुक्ल। इस वक्त हम जहानागंज के किशुनपुर एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर हैं। आप देखिए ये कतारें, आप देखें दोनों तरफ वे पुरुष मतदाताओं की कतार है और बीच में एक महिला मतदाताओं की कतार है। और सुबह से ही हम यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे मतदाताओं की कतार देखने को मिल रही है। धूप काफ़ी हो चुकी है, इसीलिए सामियाना लगाया गया है। जो हम जिक्र कर रहे थे कि गर्मी से बचने के लिए ये इंतजाम किया गया है कि धूप में सीधे न खड़ा होना पड़े, उसके लिए सामियाना लगाकर कुछ हद तक राहत दी गई है मतदाताओं को। और देखिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए ग्रामीण मतदाता है, जागरूक है। हम सब जानते हैं कि शहरी मतदाताओं के मुकाबले ग्रामीण इलाके में मतदान प्रतिशत ज़्यादा होता है और वोटिंग भी हमेशा ज़्यादा देखने को मिलती है ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले। सुबह जब पहला आंकड़ा आएगा 9 बजे तब हम इस पर बहुत ज़्यादा और चर्चा हो सकती है। हमारे जो मेहमान हैं वो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये एक मान्य तथ्य है, एक सर्वविदित तथ्य है कि जो ग्रामीण इलाका है वो आगे रहता है मतदान के मामले में, अपने अधिकार को लेकर वो जागरूक रहता है। तो यहाँ पर आप देखें ये दिलचस्प मुकाबला है। सब जानते हैं आजमगढ़ बहुत चर्चित सीट है। पिछली बार यहाँ से अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे, इस बार धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के साथ गठबंधन है, बीजेपी से दिनेश लाल निरहुआ है जो उपचुनाव जीते थे, इस बार भी बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है। बगल में लालगंज है जो सुरक्षित सीट है, उस पर भी निगाहें होंगी। और अगर आप देखें आज जहां पर मतदान हो रहा है इलाहाबाद लोकसभा जो प्रयागराज शहर जहां पर आता है वहां से आप शुरू करें आगे लालगंज, आजमगढ़ जहां पर मैं खड़ा हूं, जौनपुर जहां हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र खड़े हैं, और सुल्तानपुर जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही है बीजेपी के टिकट पर, वहां से सांसद भी निवर्तमान सांसद हैं। अम्बेडकर नगर रितेश पांडे जो पिछली बार जीते थे बसपा से, इस बार बीजेपी से उम्मीदवार हैं। सामने लालजी वर्मा है, बहुत कद्दावर नेता रहे बसपा में, फिर बसपा ने निकाल दिया, समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार है। श्रावस्ती बहुत महत्वपूर्ण सीट है, पिछली बार सिर्फ 5000 से कुछ ज़्यादा मतों से
राम शिरोमणि वर्मा जीते थे बहुजन समाज पार्टी से। इस बार वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। काफी टिकट बदल उहापोह के बाद उनको टिकट दिया गया। बीजेपी से नए उम्मीदवार हैं, युवा चेहरे, साकेत मिश्र। इस तरह से आप लगातार आगे बढ़िए तो वो जो 14 लोकसभा सीटें हैं बहुत दिलचस्प इसलिए है कि यहां पर आप देखें बीजेपी को कुछ सीटों पर सफलता हासिल नहीं हुई थी और बीजेपी ने बहुत जोर लगाया है। उपचुनाव में हम जानते हैं कि आजमगढ़ जीत गए थे आप। श्रावस्ती, अंबेडकर नगर बीजेपी चाहेगी कि वो जो जिस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहती है इन सीटों पर जीत हासिल करे। जौनपुर के बारे में हमारे सहयोगी अश्विनी बताएंगे। जी, सुल्तानपुर में दिलचस्प मुकाबला हम देख रहे हैं। बिल्कुल सुल्तानपुर और जौनपुर। जी, सुल्तानपुर से अश्विनी मिश्रा जो है खड़ा हूं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, अगर खासतौर से बात की जाए, जैसे शैलेंद्र बता रहे थे कि कई ऐसे नए चेहरे भी हैं जिन्हें बीजेपी ने मौका दिया, लेकिन इसके साथ साथ वो पुराने चेहरे जिन पर विश्वास जताया गया, और सुल्तानपुर सीट की अगर बात की जाए, मेनका गांधी वहां से चुनावी मैदान में है, तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि यहाँ से जो जीत है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। निश्चित तौर से देखिए मुकुल, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने पुराने चेहरों पर भरोसा जताया है। सुल्तानपुर सीट से मेनका गांधी निवर्तमान सांसद हैं। इससे पहले इस 2019 के चुनाव में जीत का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, 10,000, 11,000, 15,000 के बीच का जीत का अंतर था। लेकिन अब स्थितियां इसलिए बदली हैं। इस पूरे क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे मैं इलाकों में गया, बहुत सारे संसदीय क्षेत्रों में गया। कुछ एक क्षेत्रों पे हमें ये दिखता है कि प्रत्याशी जो निवर्तमान प्रत्याशी है, निवर्तमान सांसद हैं, उनकी कार्यशैली से लोग खिन्न रहे। लेकिन सांसद को ध्यान में रखकर जनता सामान्यतया वोट करने के बजाय केंद्र सरकार की नीतियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों और साथ साथ उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए खास तौर से मुख्यमंत्री योगी इनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कई बहुत सारी जगहों पर दिलचस्प लड़ाई है। अगर इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बात करें तो वो जाति समीकरण को लेकर अपने मुद्दे लेकर सामने आ रहे हैं। जाति समीकरण जो स्थानीय समीकरण होते हैं, अलग अलग जातियां हैं। सबसे बड़ी बात तो अगर देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जातियां ही नहीं है, जातियों के आधार पर राजनीतिक दल भी बने हुए हैं जी। और उन जातियों के आधार पर बने हुए राजनीतिक दलों से एनडीए ने भी और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन का एक पूरा का पूरा कांग्लोमरेशन तैयार हुआ है। लेकिन जातिगत आधार पर जो राजनीति होती रही वो धीरे धीरे 2014-2019 के बाद वो सारे समीकरण टूटे हैं। कोई भी एक राजनीतिक दल किसी एक जाति पर अपना होल्ड होने का विश्वास नहीं कर सकता। भाजपा ने सभी जाति समीकरण कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बदल दिए और उसका राजनीतिक जनादेश भी पक्ष में भाजपा को 2014-2019 में दिखा भी है जी। मुद्दे जो है ये जिस तरीके से शैलेंद्र बात कर रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ के मुद्दे हो, चाहे वो डुमरियागंज के मुद्दे हो, चाहे इलाहाबाद की प्रयागराज सीट के मुद्दे हो, अवध और पूर्वांचल से सटा हुआ ये क्षेत्र है। अवध और पूर्वांचल से सटे हुए क्षेत्र में लोग जातीय आधार पर वोट करने के लिए जाने जाते थे। लेकिन वो मैं दोबारा कह रहा हूँ कि 2014-2019 के बाद सारी स्थितियाँ बदली हैं और साफ तरीके से जो लड़ाई है वो इस बार एनडीए और इंडिया ब्लॉक गठबंधन में है। बसपा की जो स्थिति थी वो कमोबेश कमजोर हुई है। पिछली बार 3 सीटें बसपा जीतने में कामयाब रही थी, 1 सीट इन 14 सीटों में सपा जीतने में कामयाब रही थी, उसके अलावा 10 सीटें जो है भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। अकबरपुर सीट से खुद बसपा के जो सांसद थे उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, भाजपा का टिकट भी पाया है। तो जो बसपा का जो वैक्यूम क्रिएट है उस पर भाजपा की नज़र है। जातीय आधार पर कांग्रेस और सपा और इंडिया गठबंधन की नज़र जो है अपने समीकरण के आधार पर है। देखना दिलचस्प होगा कि इन 14 सीटों पर जिनमें पिछली बार भाजपा ने 10 सीटें और 3 सीटें बसपा और 1 सीट सपा ने जीती थी, उस पर क्या जनादेश आता है। लेकिन ये मान के चले कि लड़ाई इस बार कहीं भी त्रिकोणीय नहीं है, लड़ाई सीधा दो तरफा है, एनडीए का और इंडिया ब्लॉक गठबंधन। बिल्कुल, यानी त्रिकोणीय मुकाबला जो नज़र नहीं आता। और खासतौर से सुधीर जी अगर देखा जाए जो बीएसपी है एक समय में मानी जाती थी सोशल इंजीनियरिंग के लिए, जाति समीकरण के लिए जानी जाती थी, लेकिन इस बार वो विफल नज़र आती है, फेल नज़र आती है। लेकिन ये जो समीकरण बन रहे हैं, जो जिस इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं जातियों को लेकर, वो किस तरीके से असर दिखाएगी इस बारे में आपसे जानकारी मैं लूँगा। लेकिन आपको बता दें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में अपने कार का इस्तेमाल किया और मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मुफ्त बिजली योजना की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा विकास मॉडल अलग है। भाजपा दूरगामी लाभ योजना पर काम करती है, जैसे कि सूर्य योजना। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अपने जो बूथ है उनका, उस पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे हरदीप सिंह पुरी। और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। सभी 7 सीटों पर पूरे देश की निगाहें इस वक्त हैं। हरदीप सिंह पुरी, भाजपा का विकास मॉडल अलग है ये कहा उन्होंने, और वोट डालते हुए, और ये तस्वीरें हैं जो सभी को यहाँ पर वोट डालने के लिए, अपने घरों से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तापमान लगातार बढ़ता हुआ, इसलिए
जल्दी से जाकर अगर वोट कर लें। बिल्कुल, और इस दौरान मीडिया से भी मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे। अरे भैया, आपके पास अगर अपने ग्रैंडफादर की संपत्ति हो तो देना, पर कर्ज पे, डेट पे सरकार चलाना जैसे पंजाब में कर रहे हैं, तो हमारा मॉडल क्या है मोदी जी का? आप हमसे आके सब्सिडी लीजिए, उस सब्सिडी को इस्तेमाल करके अपने आवास के ऊपर सोलर पैनल बनाइए, उस सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी 300 यूनिट बिजली के आप ले लीजिए, उसमें मुफ्त आप यूज़ कर लीजिए। बाकी आप ईवी स्टेशन लगा दीजिए अपने घर के नीचे। तो हरदीप सिंह पुरी और बताते हुए कि भाजपा का विकास मॉडल अलग है। और साथ ही साथ हम आपको इस वक्त एक बहुत ही खास जानकारी भी दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है दूरदर्शन न्यूज के साथ। आप उसकी 10 बजे, आज सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं वो पूरा साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर, जिसपे कई अहम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से, साफगोई से उन्होंने अपनी बात रखी है। प्रधानमंत्री जी, आप लगातार पिछले कुछ दिनों से खान मार्केट गैंग की चर्चा कर रहे हैं। मैं वो बिगड़े हुए हैं ऐसा भी मैं नहीं कहता, उनका एक एजेंडा है और इस परिवार के ये सब दरबारी लोग हैं। प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि आप SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो मुस्लिम को देने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली का शाही परिवार तो ये तो OBC के दुश्मन तो रही है, अब OBC आ गया, OBC को आरक्षण मिल गया। अब क्या किया, उसमें से लूट करो और कर्नाटक मॉडल डेवलप किया कि मुसलमान जातियों को ही OBC घोषित कर दो। #PM मोदी ऑन DD देख सकते हैं। बेहद खास इंटरव्यू आज 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। जी, जो डीडी न्यूज़ को उन्होंने साक्षात्कार दिया है वो आप 10 बजे देख पाएंगे, और कई अहम मुद्दे जिन पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, और इसके साथ साथ जो आज छठे चरण का मतदान चल रहा है उस पर भी लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। हरियाणा की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ सभी 10 सीटों पर फिलहाल जो वोटिंग है वो जारी है, और ख़ासतौर से रेवाड़ी की अगर हम बात करें, यहाँ भी मतदाता बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। रेवाड़ी के एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। हरियाणा में छठे चरण के मतदान के मद्देनज़र 10 सीटों में वोट डाले जा रहे हैं, और आप देखिए इस समय हम रेवाड़ी में मौजूद हैं। राव इंद्रजीत की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके ऑपोजिट में राजबब्बर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। किस तरह से इस गांव में यहां पर इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया जा रहा है, यहां पर सुबह से ही इस तरह की सजावटें चल रही हैं। पूरा का देहात इलाका है, और ये युवा जो तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर अभी से ही जुटने लगे हैं। तो ये दिखा रहा है लोकतंत्र के इस पर्व में कितनी खुशी है। और ये मेरे पीछे आप मतदान केंद्र देख सकते हैं, लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोगों के रिएक्शन भी लेते हैं। सर, छठे चरण के मतदान है, लोकतंत्र का पर्व है, कितना उत्साह है, कैसे देखते हैं अपने वोट को? उत्साह तो है ही। तो विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि मैं इस विषय को लेकर के वोट कास्ट करने जा रहा हूँ? विकास के कई मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से रिलेटेड है और इकोनॉमी से रिलेटेड है। पहली बार वोट करने का एक अलग मज़ा होता है। अपने दोस्तों को क्या कुछ लोगों को बोलेंगे कि वो लोग भी आएँ? काफ़ी गर्मी भी है, सुबह सुबह आप लोग आ गए। हाँ, सबसे फर्स्ट एक्साइटमेंट तो मुझे हाथ पे वो निशान की है सबसे फर्स्ट तो, और सेकेंडली फ्रेंड्स भी आएंगे। लोकतंत्र का पर्व है, छठे चरण का चुनाव है, 10 सीटों में मतदान जारी है। ऐसे डिफरेंट बूथ से आपको अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कैमरा भीम के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, रेवाड़ी, हरियाणा। बिल्कुल, तो यहाँ पर देश के अलग अलग जगहों से अच्छी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। वोटर्स की लाइन लग रही है, और तमाम उम्र वर्ग के लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो निकल रहे हैं भारी संख्या में और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और खासतौर से यहाँ सुधीर जी आपके पास में आना चाहूँगा, क्योंकि जब हम बात करें कि जो आज की 58 ये सीट हैं, खासतौर से पश्चिम बंगाल की अगर हम 8 सीटों की बात करें, वहाँ पे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे थे कि जो मतदान प्रतिशत है वो वहाँ पे एक ट्रेंड है कि बढ़ता हुआ नज़र आएगा, लेकिन जिस तरीके से चुनाव और हिंसा एक दूसरे का साथ वहाँ छोड़ते हुए नज़र नहीं आते, कल परसों भी हमने देखा किस तरीके से स्थिति जो है तनावपूर्ण रही, ऐसे में कि जो वोटर्स हैं उनका घर से निकलना कैसे वो हो सकता है, वो विश्वास जो है बाहर कैसे आ सकता है? देखिए, बंगाल में ये जो राजनीतिक हिंसा है इसका इतिहास बहुत लंबा है। जो CPM का 30 साल का लगभग कालखंड में शासन रहा, तो हिंसा को उन्होंने एक टूल बनाया और उससे बहुत
बड़े पैमाने पर एक राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया और ममता जी ने उसी चीज़ों को आत्मसात कर लिया है। जो सीपीएम के टूल थे वो ममता जी के टूल हो गए, गुंडे भी सीपीएम से शिफ्ट होके ममता जी के गुंडे बन गए हैं। तो ये हिंसा ये साबित करता है कि कहीं न कहीं टीएमसी की तरफ से बौखलाहट है। एक महिला की हत्या हुई, वो भी बड़े विभत्स तरीके से हुई जी। तो लोकतंत्र में इन घटनाओं की जितनी भी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, लेकिन बंगाल के आम लोगों पर मुझे बहुत भरोसा है कि वो इन चीज़ों को समझते हैं और वोटिंग ट्रेंड जो बंगाल में है वो 80% के करीब करीब हर फेज में जा रहा है। तो ये बहुत साफ से ये बता रहा है कि जनता चीज़ों को अच्छे तरह से समझ रही है और अपने मत के माध्यम से जनता अपने निर्णय को मत पेटी में बंद कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हम देखते हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी की, तो उन्होंने एक ट्वीट कर ये आरोप लगाया था जो राज्यपाल यहाँ पे जो राज्यपाल हैं उन पर कि वो कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस को उन्होंने ये आदेश दिया है कि वोटिंग जो है वो धीरे करानी है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा उनके वोटर्स हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग जो है इसका संज्ञान लेगा और ऐसे भी अगर किस तरह का प्रयास होता है तो उसको रोका जाए। और ख़ास बात ये कि इसको रीट्वीट करते हैं जो अरविंद केजरीवाल उनके हैंडल से भी ये रीट्वीट होता है। और उसके बाद अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जी हैं के सक्सेना, उन्होंने क्या कुछ कहा है देखिए। आदत ही बना ली है आपने तो एक केजरीवाल साहब, जिस हाल में रहना है बस रोते हुए रहना है, इस पर भी उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दे दी है। और खासतौर से जो have taken a stern view of this unwarranted and false statement on the eve of election against a constitutional authority by a minister endorsed by you, यानी कि आतिशी ने जो ट्वीट किया उसको यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया। तो किस तरह से धीमी वोटिंग कराने का यहाँ पर आरोप लगाया, लेकिन साफ तौर पर उपराज्यपाल ने इस पर बहुत ही करारे शब्दों में यहाँ पर उलट जवाब दिया है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। मदन मोहन जैड़ा जी, किस तरह से आप देखते हैं ये नया आरोप यहाँ पर लगाया गया है, कितनी इसमें सच्चाई है, या अगर आप वरिष्ठ पत्रकार हैं आपको भी खबरें मिलती होंगी इस तरह की, क्या कुछ खबर ऐसी अगर आपको लग रहा है कि मिलती भी नजर आई है कि यहाँ पर धीमी वोटिंग कराने की बात सामने, वो भी चुनावी समय पे? देखिए, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम ही आरोप लगाना है, वो आखिरी समय तक जब तक चुनाव के रिजल्ट नहीं आ जाते और रिजल्ट आने के बाद भी आरोप लगाते हैं जी। जब रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ईवीएम पर आरोप लगते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का काम है, वो जो आरोप लगाना वो राजनीति का हिस्सा है। दूसरा मैं कहूँगा कि दिल्ली जैसी जगह में या कहीं भी आज ये पॉसिबल नहीं है कि चुनावी प्रक्रिया में कोई दखल दे सके, क्योंकि आज इतने लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, अलग अलग पक्ष इन्वॉल्व रहते हैं उसमें, पक्ष का लोग भी रहता है, विपक्ष के लोग भी रहते हैं, पुलिस भी रहती है उसमें, प्रशासन के लोग भी रहती हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप धीमी वोटिंग करा रहे हैं या किसी को चुनाव वोटिंग करने से रोकने की बात कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी अगर वोटिंग के लिए जा रहा है तो वो किस पार्टी का है, किसको वोट देगा? ये भी आरोप लगता है कि भाई आप किसी दूसरी पार्टी के, हमारे वोटर को वोट नहीं है, ये कैसे पता लगेगा किसका वोटर है? तो ये कई बातें। इस सब के बाद एक और बड़ी चीज़ है कि आजकल हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन रहता है। अगर कहीं पर कोई ऐसी घटना दिखाई देती है जो अनयूजुअल टाइप की हो तो लोग तुरंत उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की भी है पे उन्होंने बोला हुआ अगर इस तरह का कुछ आता है तो आप वीडियो बना सकते हैं। तो जो प्रशासनिक इकाई है, वो जो तंत्र है, वो अलर्ट रहता है कि कोई उस पर कोई बात ना आ जाए, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल कैमरा है। बिल्कुल, तो पूरी निष्पक्षता के साथ पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त कराए जा रहे हैं। लगातार इसके तमाम प्रमाण हमारे सामने हैं। इसके पहले जितने भी आरोप लगे हैं उनको भी साफ तौर पर यहाँ पर सबूतों के साथ उसकी सच्चाई जनता के सामने आई है। तो ऐसे में इस तरह की जब चीज़ें सामने आती हैं तो ऐसे में जनता को देखना होगा कि क्या कुछ सही है, क्या गलत है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक आइडिया दिया है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो आप तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन से उसकी वीडियो बनाएं और सभी को इस बारे में जानकारी दें। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 पे हमारी महा कवरेज जारी रहेगी। लगातार हमारे खास मेहमान और हमारे संवाददाता भी हमसे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।